ओके सो कल आपको बताया था कि भाई कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे प्रेशर हेड कैलकुलेट कर सकते हैं, डेटम हेड एंड टोटल हेड कैलकुलेट करने का तरीका बताया था। ठीक है, एक दो केसेस भी डिस्कस करे थे। एक केस डिस्कस करा था आपसे जिसमें 4-5 पॉइंट कंसीडर करे थे, ए बी सी डी एंड एफ पॉइंट कंसीडर करा था, कैसे कैसे हर पॉइंट पे कैलकुलेशंस करी थी वो बताया था। दूसरा दूसरा हमने डिस्कस करा था कौन से वाला केस, एक वो बताया था कि अगर अपवर्ड सीपेज होता है तो इन द अपवर्ड सीपेज केस, अपवर्ड सीपेज के केस में क्या फॉर्मूला आपके पास निकल कर आ रहा था। जो फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस करा था सीपेज वाला ना, फॉर्मूला था आपके पास में, फॉर्मूला क्या था यार, गामा सबमर्ज इनटू जेड माइनस आई इनटू जेड इनटू गामा डब्ल्यू। यही सेम चीज हमने कल प्रूव भी करी थी। ठीक है, कल यही सेम फॉर्मूला देखा था कि अपवर्ड सीपेज के केस में यही सेम फॉर्मूला निकल कर आ रहा था आपके पास में ना। तो इसे पता लगा था कि भाई इसके बाद ही इसी सेम कॉन्सेप्ट के बेस पे आपका क्विक्सैंड कंडीशन भी डिफाइन करा गया था, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इन दी केस ऑफ द सॉइल्स वी कैन नेग्लेक्ट द वेलोसिटी हेड को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम सॉइल्स के केस में। रीजन क्या है कि परमेबिलिटी बहुत बहुत कम होती है, तो उसकी वैल्यू बहुत कम निकल कर आती है। सो टोटल हेड इन द केस ऑफ द सॉइल विल बी इक्वल टू डेटा हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस डेटा हेड के बराबर हो जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करनी थी वो कैलकुलेशन के बारे में बताया था, है ना। चलिए, अच्छा जस्ट इसमें एक पॉइंट हो रहा है कि भाई जैसे टोटल हेड होता है आपके पास में प्रेशर हेड प्लस डेटा हेड, टोटल हेड इज इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस डेटा हेड था। एक दो केस ऐसे भी डिस्कस करे थे कि हमारा जो डेटा हेड निकल कर आ रहा था वो नेगेटिव निकल के आया था। एक दो केस हमने ऐसे भी देखे थे, जो कल एक आपको केस बताया था कि जो डेटम हेड आया था वो नेगेटिव निकल कर आया था। डिपेंड करता है रेफरेंस पे। रेफरेंस लेनी कहाँ है हमें, रेफरेंस लेनी है हमें जो हमारा टेल वाटर एलिवेशन है। टेल वाटर एलिवेशन जो टेल, जहां पे टेल साइड पे जो पीजोमीटर कनेक्टेड है उसमें जो वाटर लेवल हमें दिखाई दे रहा है वहां पे हम रेफरेंस कंसीडर करेंगे। उससे हमारे लिए कन्वीनियंस क्या रहती है कि जो डेटम हेड होता है, जो टोटल हेड होता है एट द एग्जिट साइड पर वो जीरो बन के आ जाता है, ये उससे कन्वीनियंस थी। सो डेटम हेड मे बी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉपर रहेगा क्या, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो प्लस माइनस नेगेटिव। सो डेटम हेड में भी पॉजिटिव, डेटम हेड में भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, इस तरह की कंडीशन थी। सो डिपेंड करेगा रेफरेंस पे, रेफरेंस कहां पर है, जहां पर भी रेफरेंस होगा उसके बेसिस पे आप इसको लिख सकते हैं सिंपल। ठीक है, प्लस होगा या फिर माइनस होगा। ठीक, चलिए अब इस पे करना क्या है, बेसिकली आज हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, थ्योरी तो मोस्टली इस चैप्टर में हो चुकी है आपकी काफी हद तक कवर, थोड़े बहुत एक दो पार्ट बचे हुए हैं उसको मैं करा दूंगा अपने आप। बाकी कुछ पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कुछ। चलिए, सो बेसिकली क्वेश्चन है, डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पे, जस्ट उसको सॉल्व करना है। देखो किस तरह की कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है आपके पास में कुछ, इधर बना लेते हैं डायग्राम ना। सो ये क्वेश्चन है आपके पास में फर्स्ट, ये है सॉइल सैंपल, दिस इज अवर सॉइल सैंपल, ये सॉइल का सैंपल है। इसकी लेंथ दी है हमने 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दे रखी है। सो द लेंथ ऑफ द सैंपल इज व्हाट, 12 सेंटीमीटर है। इधर एक पीजोमीटर कनेक्ट कर रखा है, ये पीजोमीटर कनेक्ट करवाया है यहाँ पे, एंड इधर भी यहाँ पर क्या है, इस तरह से पीजोमीटर है। इधर वाटर लेवल है एंड यहाँ पर भी ये वाटर लेवल है। सो वाटर लेवल दोनों साइड पर शो कर रखा है, ये वाटर लेवल है। ठीक है, ये सॉइल है। यहाँ पे ऑन द अपस्ट्रीम साइड ये जो हाइट है, ये हाइट है 15 सेंटीमीटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है। एंड ये हाइट है आपके पास में 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। सो ये कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन है आपके पास में, दीज आर द कंडीशंस, ये कंडीशन है आपके पास में। ठीक, ये डायग्राम बनाओ, इसमें एक दो पॉइंट लिखो जस्ट। लिखो, एक दो पॉइंट लिखो इसमें। रेट ऑफ फ्लो दिया है 2 सेंटीमीटर 2 सीसी पर मिनट, रेट ऑफ फ्लो आपके पास में है। रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ फ्लो है हमारे पास में 2 सीसी पर मिनट है, 2 सीसी पर मिनट है। एरिया दे रखा है क्रॉस सेक्शन का, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू व्हाट, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। बाकी और सब तो मेंशन ही है इसमें, है ना, बाकी सब तो बताया हुआ है। और डिस्चार्ज, हाँ चलिए, सो ये कंडीशन है आपके पास में। बताना क्या है हमने, परमेबिलिटी बतानी है इस सैंपल की,
परमेबिलिटी बताओ सैंपल की कितनी होगी, व्हाट विल बी द परमेबिलिटी ऑफ दिस सॉइल सैंपल, परमेबिलिटी बताओ, परमेबिलिटी क्या होगी सॉइल की? यस परमेबिलिटी बताओ, और आंसर बताना सेंटीमीटर पर मिनट में, आंसर बताओ परमेबिलिटी का सेंटीमीटर पर मिनट में बताना है आंसर ना, सेंटीमीटर पर मिनट्स में आंसर बताना है परमेबिलिटी। जीरो पॉइंट फोर, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3। या 0.3 आएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। देखो क्या है भाई कि ये सॉइल की कंडीशन दे रखी है, दिस इज द सॉइल सैंपल, ये सॉइल सैंपल है आपके पास में, ठीक है। इस सैंपल की लेंथ हमें बता रखी है कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। सो द लेंथ ऑफ दिस सैंपल इज 12 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। सो लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द सैंपल, लेंथ ऑफ सैंपल है आपके पास में इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ सैंपल है, ये लेंथ ऑफ सैंपल है। एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन का एरिया भी दे रखा है, इसलिए डिस्चार्ज भी हमें बताया हुआ है। परमेबिलिटी पूछी है आपसे, परमेबिलिटी वैल्यू पूछी जा रही है। तो सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास में सिंपल एप्लीकेशन है डार्सी लॉ का, डार्सी लॉ का सिंपल सा एप्लीकेशन है। डार्सी लॉ क्या, वॉइस क्या दिक्कत आ रही है वॉइस में, क्या वॉइस की दिक्कत आ रही है, वाइब्रेशन? देखो क्या होता है, एज पर द डार्सी लॉ, एज पर डार्सीज लॉ, एज पर डार्सीज लॉ। अब ठीक है, सर आई थी, अब ठीक है, चलो अब ठीक है। सो एज पर द डार्सी लॉ, डार्सी लॉ के हिसाब से क्या है, सिंपल हमने पता है कि Q इज इक्वल टू व्हाट, Q इज इक्वल टू K इंटू आई इंटू ए होता है, Q इज इक्वल टू K इंटू आई इंटू ए होता है, ठीक है। ये कंडीशन में ऑलरेडी पता है, Q इज इक्वल टू K इंटू आई इंटू ए होगा। अब देखो जरा, तो Q इज इक्वल टू K इंटू आई होगा एज पर द डार्सी लॉ, Q इज इक्वल टू K इंटू आई इंटू एरिया। हमने निकालना है क्या, बेसिकली आपको परमेबिलिटी की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे परमेबिलिटी की वैल्यू, सारे के सारे पैरामीटर हमें ऑलरेडी पता है। सो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हमने कितना दे रखा है क्वेश्चन में, डिस्चार्ज की वैल्यू बताइए क्या, डिस्चार्ज आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यस 2 सीसी, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट दे रखी है डिस्चार्ज की वैल्यू। एरिया दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डिस्चार्ज कितना है आपके पास में, 2 सीसी पर मिनट है, इज इक्वल टू के परमेबिलिटी इनटू आई। आई बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आई का मतलब क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू द हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ द फ्लो इनटू एरिया। एरिया, एरिया की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, एरिया दे रखा है क्वेश्चन में हमने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर जस्ट। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे पैरामीटर आपके पास में है, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अच्छा जो आंसर पूछा है, जो आंसर पूछ रखा है, आंसर कौन सी यूनिट में पूछा है, आंसर पूछा है आपसे सेंटीमीटर पर मिनट में, हाँ ठीक है। सो आंसर पूछा है सेंटीमीटर पर मिनट में, आपसे आंसर पूछा है। सो 2 सीसी से ये सेंटीमीटर पर मिनट हो गया, इज इक्वल टू परमेबिलिटी बतानी है। अब हेड लॉस, हेड लॉस क्या होता है, सिंपल हेड लॉस के बारे में हमें पता है, हेड लॉस के इतने सारे केसेस अभी तक हमने कर लिए। हेड लॉस क्या होगा, जस्ट हमारे पास सिंपल ये जो दोनों साइड पे जो वाटर लेवल दिखाई दे रहे हैं ना, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, यही तो है एक्चुअली में हेड लॉस, दिस इज इक्वल टू द हेड लॉस, यही है हेड लॉस की वैल्यू। अब देखो जैसे हेड लॉस इस केस में हमें पता लग रहा है कि भाई जो दोनों साइड पे जो पीजोमीटर्स हैं, इनके बीच में जो वाटर लेवल्स का डिफरेंस निकल कर आ रहा है, वही है हेड लॉस की वैल्यू। बट एक्चुअली मैं आपको ये बताया था कि जो हेड लॉस होता है, हेड लॉस होता क्या है एक्चुअली में, इट इज द डिफरेंस ऑफ द इट इज द डिफरेंस ऑफ द हाइड्रोलिक हेड्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स। किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में हमने हेड लॉस की वैल्यू पता करनी है, तो क्या होगा, सिंपल उन 2 पॉइंट्स के बीच में हाइड्रोलिक हेड का जो डिफरेंस निकल कर आता है, वही क्या होता है आपके पास में, हेड लॉस होता है। कोई भी 2 पॉइंट है जिन पर हमें हेड लॉस की वैल्यू पता करनी है, जिनके बीच में, उन 2 पॉइंट्स के बीच में हाइड्रोलिक हेड का डिफरेंस क्या कहलाता है, आपका हेड लॉस कहलाता है। अब हाइड्रोलिक हेड क्या होता है, बेसिकली आपके पास में सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, जो दोनों पॉइंट्स हैं,
ये जो दोनों पॉइंट्स हैं हमारे, दोनों के दोनों पॉइंट्स कहाँ पर है, सेम एलिवेशन पे हैं। दोनों पॉइंट्स अगर सेम एलिवेशन पे हैं तो दोनों का डेटा हेड भी क्या होगा, दोनों का डेटा हेड होगा आपके पास में सेम, दोनों का डेटा हेड क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों का डेटा हेड सेम है तो इसका मतलब क्या है, डेटा हेड से डेटा हेड क्या होगा, कैंसिल होगा। इनफैक्ट ये केस हमने देखा था कहाँ पे, जब आपको डार्सी लो स्टार्ट ही करवाया था, वहीं पे बताया था सेम चीज की, दो पॉइंट आपने सेम लेवल पे कंसीडर कर रखे हैं, जो डिफरेंस आ रहा है हेड का निकल कर वो किसके बराबर आ रहा है, प्रेशर हेड के डिफरेंस के बराबर ही निकल कर आ रहा है। तो इस चीज में कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की, कैसे हमने हेड लॉस को इसको इसके बराबर लिख दिया, क्लियर है चीज। ठीक है, तो जस्ट कितना आ रहा है हेड लॉस आपके पास में, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट, 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट 10। और लेंथ ऑफ फ्लो कितनी है, 12 है, इंटू 8 आ रहा है, इंटू 8 आ रहा है, इंटू 8 आ रहा है। यहाँ से कितनी आ रही है परमिबिलिटी की वैल्यू, खोल करके, है ना। आंसर कितना है, 0.3 आ रही है। चलिए, तो आंसर आ रहा है 0.3 सेंटीमीटर पर मिनट आ रहा है, ये आ जाएगा सोच करके ना, 0.3 सेंटीमीटर पर मिनट। आंसर विल बी 0.3 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा, इसमें हेड लॉस वाला मेन पॉइंट था जस्ट ये ना, कि हेड लॉस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बारे में तो इतने सारे केसेस बता दिए, जब डार्सी लो बताया था उस समय भी बताया था कि भाई दोनों पॉइंट अगर सेम एलिवेशन पे हैं तो डेटा हेड दोनों का कैंसिल हो जा रहा है, डेटा हेड दोनों का कैंसिल हो रहा है, तो जो प्रेशर हेड के बीच में जो डिफरेंस है वही आ रहा है निकल के क्या, हेड लॉस के बराबर। एक्चुअली में होता तो हाइड्रोलिक हेड का डिफरेंस होता है या फिर टोटल हेड का डिफरेंस होता है, लेकिन सिर्फ दोनों पॉइंट सेम एलिवेशन पे तो डेटा हेड आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो प्रेशर हेड के डिफरेंस के बराबर ही निकल कर आएगा आपका क्या, हेड लॉस जो आ रहा है। ठीक है, जस्ट पीजियोमीटर में देखो वाटर लेवल डिफरेंस कितना आ रहा है, वही क्या है आपके पास में, हेड लॉस है। चलो, तो ये क्वेश्चन क्लियर है, इसमें तो आई थिंक कि कोई किस तरह की दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए, अब एक और क्वेश्चन करेंगे, जस्ट नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास में, नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, देखना जरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन। तो इस तरह से हमें सॉइल की कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन है सॉइल की। अब देखो जरा क्या होगा यहाँ पे। सो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है एंड ये थर्ड है, दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसकी परमेबिलिटी है के, ये के दे रखा है हमें, एंड ये दे रखा है 6 के, दिस इज 6 के, एंड ये कितना है, 3 के है। 6 के हो गया, 3 के हो गया। ये लेंथ है आपके पास में कितनी, एल है, एंड ये लेंथ कितनी है, 4L है। ये एल है और ये लेंथ कितनी है, 4L है। यहाँ पे ये कितना है, ये है आपके पास में 2h/3 है, और ये कितना दे रखा है हमने, ये दे रखा है आपको h/3 दे रखा है, यस दिस इज ये h/3 है आपके पास में। ठीक है, ये है h/3, और ये है आपके पास में डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, फ्लो डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। सो सारी कंडीशन बताई यहाँ पे। लेयर 1 है, 3 लेयर है बेसिकली आपके पास में, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर नंबर 3। तीनों की परमेबिलिटी बता रखी है, तीनों की थिकनेस मेंशन कर रखी है। अब इसके केस में क्या बताना है, एवरेज परमेबिलिटी बतानी है सिस्टम की। तो द एवरेज परमेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम, एवरेज परमेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम, इसकी एवरेज परमेबिलिटी बतानी है हमने, एवरेज परमेबिलिटी बतानी है। एवरेज परमेबिलिटी क्या होगी, एवरेज परमेबिलिटी,
2.5 के, इस 2.5 के। अब देखो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे होंगे कहाँ पे, 11-12 में जब आपने करे होंगे, 11-12 में भी करे होंगे कहाँ पर, जब रेजिस्टेंसेस पढ़ते थे ना, 9-10 में फिजिक्स में पढ़े होंगे कि भाई 2-3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको, कुछ पैरेलल में लगा दिए, कुछ सीरीज में लगा दिए, है ना। सिमिलरली यस रजिस्टर्स में, और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हो सकता है आपने पढ़ा होगा कि कुछ पाइप्स हैं आपस में सीरीज में लगा रखे हैं एंड कुछ पाइप्स हमने लगा रखे हैं पैरेलल में, ऐसी भी कंडीशन पढ़ी होगी आपने, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे इस तरह की चीजें। सो वही सेम काम यहाँ पर हो रहा है सॉइल के साथ में। हमने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सॉइल की कौन कौन सी लेयर सीरीज में है, कौन कौन सी लेयर्स आपकी पैरेलल में है। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने करे होंगे 11-12 में भी फिजिक्स में, कि रेजिस्टेंस इसको पैरेलल में भी लगा रखा है, सीरीज में भी लगा रखा है, उसमें क्या करते हैं, ऐसे तो करते हैं ना, आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, कौन से रेजिस्टेंसेस सीरीज में है आपके पास। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन आपने करे होंगे अभी फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे कि भाई कुछ पाइप्स आपने सीरीज में लगा दिए, कुछ पाइप्स आपने पैरेलल में लगा दिए, तो एवरेज कितनी डिस्चार्जेस वगैरह वहां से पास करिए वो चीज कैलकुलेट करने के लिए। सो सेम यहाँ पर भी काम हो रहा है, जस्ट हमें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस लेयर में फ्लो पैरेलल में है एंड किस लेयर्स में फ्लो परपेंडिकुलर हो रहा है। बेसिकली दो केस हमने पढ़े थे एवरेज परमेबिलिटी निकालने के लिए, एक केस होता था पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन और दूसरा केस क्या था, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन, दो केस थे आपके पास में। तो जैसे कि अगर इस सिस्टम को ऑब्जर्व करें तो ये क्या है आपके पास में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। तो इसमें मेन काम है हमारा ये आइडेंटिफाई करना कि भाई कौन सी लेयर्स में फ्लो पैरेलल हो रहा है, पैरेलल टू द प्लेन है, और कौन सी लेयर्स में फ्लो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो जस्ट ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है हमारे पास, जैसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, अब इसमें एक चीज आइडेंटिफाई करना, जो फ्लो आएगा बेसिकली वो फ्लो इस तरह से आएगा, ऐसे फ्लो आएगा, एंड इधर से फ्लो होने के बाद में फ्लो जो है ऐसे चला जाएगा, इस तरह से चला जाएगा। अब यहाँ पे दोनों चीज ऑब्जर्व करो, ये जो लेयर नंबर 2 एंड लेयर नंबर 3 है, लेयर नंबर 2 एंड लेयर नंबर 3 दोनों में फ्लो क्या एक साथ एंटर करेगा, दोनों के दोनों लेयर्स में क्या फ्लो एक साथ एंटर करेगा, यस बिल्कुल एक साथ एंटर करेगा। दोनों लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 3 में फ्लो कैसे चल रहा होगा, एक साथ चल रहा होगा। जिस समय पे मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था उसी टाइम पे बताया था कि फ्लो पैरेलल में हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि दोनों के दोनों लेयर जितनी भी लेयर्स हैं सब में फ्लो क्या करेगा, एक साथ एंटर करेगा, एक साथ एंटर करेगा। सो अगर दोनों में सेकंड और थर्ड में अगर दोनों में फ्लो एक साथ एंटर कर रहा है तो मतलब ये कौन सा केस है, सेकंड और थर्ड कौन से वाली केस में आएंगे, सीरीज वाले में पैरेलल वाले में, सेकंड और थर्ड कौन से केस में होंगे, बिल्कुल पैरेलल वाले में होंगे। यस ये कौन से केस में होंगे, पैरेलल में होंगे, क्योंकि दोनों में फ्लो एक साथ चल रहा है, दोनों में एक साथ अगर चलेगा तो मतलब ये सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर किस में है, ये दोनों पैरेलल में है। अब एक बात देखो जरा, तो ये दोनों तो क्या है आपके पैरेलल में है, ये दोनों लेयर क्या है पैरेलल में है। अब ये दोनों लेयर पैरेलल में है तो इन दोनों को मैं एक पैरेलल वाला सिस्टम कंसीडर करके इन दोनों की एवरेज परमेबिलिटी निकाल दूंगा, आराम से आ जाएगा, फॉर्मूला आपको पता ही है। अब ये जो लेयर नंबर 1 है, ये जो लेयर नंबर 1 है एंड 2 और 3 को एक साथ कंसीडर करो, 2 और 3 पैरेलल में है, पैरेलल वाला केस लगा के 2 और 3 की आप एवरेज परमेबिलिटी निकाल सकते हो। 1 और 2 और 3, एक तो क्या है 1 को अलग रखो एंड 2 और 3 को एक साथ रखो, ऐसे 1 एक साथ एंड 2 3, इन दोनों लेयर्स में देखो 1 अलग सेपरेट है और 2 3 को एक साथ कंबाइन करके कर रहे हैं। ये बताओ इन दोनों में पहले क्या दोनों में एक साथ फ्लो जाएगा, 1 में और 2 3 में क्या दोनों में फ्लो एक साथ एंटर करेगा, नहीं एक साथ एंटर नहीं करेगा। पहले फ्लो किस में आएगा, 1 में आएगा और फिर फ्लो किस में जाएगा, 2 एंड 3 में जाएगा। तो मतलब ये जो फर्स्ट है एंड ये जो 2 एंड 3 है, ये दोनों किसका केस बन गया है, सीरीज का केस बन गया आपके पास में। ये क्या है, परपेंडिकुलर वाला केस है। तो पहले एक लेयर में जाएगा फ्लो, उसके बाद कौन सी लेयर में जाएगा, दूसरी लेयर में जाएगा फ्लो, जस्ट आपके पास में क्लियर है। चलिए तो जस्ट यही करना है इसमें, सिंपल पहले तो यही आइडेंटिफाई करना था कि किस में पैरेलल में है एंड किस में परपेंडिकुलर में है। अब क्या करना है, एवरेज परमेबिलिटी निकालेंगे, देखो निकालनी है एवरेज परमेबिलिटी, क्या करोगे अब देखो जरा, सिंपल। तो क्या करेंगे इसमें, अब जस्ट अब पहले एक काम कर लो, ये लेयर नंबर 2 एंड लेयर नंबर 3 दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो इन दोनों को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं। तो लेयर नंबर 2 एंड लेयर नंबर 3 दोनों किसमें है, पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो इन दोनों में एक साथ निकालो एवरेज परमेबिलिटी के एवरेज। इन दोनों के लिए एवरेज परमेबिलिटी कितनी होगी, फॉर्मूला हमें पता है K1Z1 K2Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस
Z1 प्लस Z2 ये फॉर्मूला होता है आपके पास में, है ना। सो K1 Z1 प्लस K2 Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। K1 कितना है, यानी कि 2 की परमिबिलिटी कितनी है, 6K है। 2 और 3 में लगा रहे हैं ना, तो 2 की परमिबिलिटी है 6K इनटू Z। इसमें बेसिकली Z क्या रहेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द Z, Z की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे Z लिखना है, Z1 की वैल्यू कितनी होगी, h/3 होगी, h/3 होगी। वहां पर भी वो सोचो जरा, जो उस समय पे बताया था जब आप बेसिकली पैरेलल वाले केस में बात कर रहे हो, जब हम पैरेलल वाले केस में बात कर रहे हैं h वाली, यस, जब हम पैरेलल वाले केस में बात कर रहे हैं तो पैरेलल वाले केस में जो Z आ रहा था निकलकर वो कैसा था, परपेंडिकुलर था वो फ्लो का। वो डायग्राम याद करो, डायग्राम में बताया था उस डेरिवेशन कराते समय भी कि जब हम पैरेलल वाले केस में बात कर रहे हैं तो जो Z होगा दैट Z विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर टू द फ्लो, दैट Z विल बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो। वो फ्लो के परपेंडिकुलर निकल कर आ रही है डायमेंशन, तो यहाँ पे फ्लो के परपेंडिकुलर डायमेंशन कौन सी है, ये डायमेंशन है फ्लो के परपेंडिकुलर। तो यानी कि Z1 क्या हो गया आपके पास में, h/3 प्लस, अब दूसरी लेयर की परमेबिलिटी है आपके पास में 3K इंटू 2h/3 डिवाइड बाय h/3 प्लस 2h/3, एंड यहाँ से K एवरेज कितना आ रहा है 2 और 3 के लिए, 4 2 और 3, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 4K आ रहा, तो ये आया आपके पास में 4K आई होगी वैल्यू, यस 4K वैल्यू आ रही है। सो दिस वैल्यू इज 4K, ये वैल्यू आ गई आपके पास में 4K, ये वैल्यू आ गई, अब 4K वैल्यू आ गई है, ठीक है 4K आ गई। अब जस्ट हमने 2 और 3 में इक्विवेलेंट परमेबिलिटी, 2 और 3 की इक्विवेलेंट या फिर एवरेज परमेबिलिटी कितनी है वो कैलकुलेट कर लिया, वो कैलकुलेट कर लिया। तो जस्ट अगर मैंने ये चीज कैलकुलेट कर ली, 2 और 3 में कितनी एवरेज परमेबिलिटी निकल कर आ रही है वो चीज हमने कैलकुलेट कर ली। अगर आपने इसकी एवरेज परमेबिलिटी कैलकुलेट कर ली तो मैं यहां से क्या इसको ऐसे रब करके सिंगल सिस्टम कंसिडर कर लूं क्या, इसे एज अ सिंगल सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं हम, भाई 2 और 3 की तो एवरेज परमिबिलिटी आई गई ना आपके पास दोनों की, तो इसको यहाँ से हटाओ और इसको क्या कर लो, एक सिंगल सिस्टम की तरह से कंसिडर कर लो जस्ट, है ना। 2 और 3 को एक सिंगल सिस्टम की तरह से कंसिडर करो। सो इसको अगर एक सिंगल सिस्टम की तरह से कंसिडर करेंगे तो अब आपके पास में क्या बचता है, एक तो ये फर्स्ट बचा और ये क्या हो गया 2 3 हो गया, ये 2 3 हो गया जस्ट, ठीक है। अब इन दोनों में अप्लाई करवाओ, फर्स्ट में एंड 2 3 में, अब इन दोनों में अप्लाई करवाओ, वही फॉर्मूला अप्लाई करवाओ, ठीक है। चलिए तो देखो क्या होगा फॉर्मूला, सो किसके लिए, अब फॉर फर्स्ट एंड 2 3 के लिए, फॉर फर्स्ट एंड 2 3 के लिए क्या होगा, ये कौन सा केस है, ये है आपके पास में परपेंडिकुलर वाला केस, ये परपेंडिकुलर का केस बन रहा है बेसिकली, ये बन रहा है आपके पास में परपेंडिकुलर का केस, ये परपेंडिकुलर का केस है। अगर ये परपेंडिकुलर का केस है तो फॉर्मूला क्या होता है कि एवरेज विल बी इक्वल टू व्हाट, Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 बाय K1 Z2 बाय K2, ये फॉर्मूला होता है आपके पास में, है ना। ये सिंपल फॉर्मूला था। अब क्या कर लो, जस्ट वैल्यू पुट कराओ यहाँ पे, तो Z1 Z2, अच्छा इसमें Z जो होगा सीरीज वाले केस में, सीरीज वाले केस में Z जो होता था वो पैरेलल वाली डायमेंशन होती थी या परपेंडिकुलर वाली डायमेंशन थी, Z पैरेलल वाली डायमेंशन होती थी या परपेंडिकुलर, सीरीज वाले केस में पैरेलल, यस पैरेलल डायमेंशन होती थी, ठीक है पैरेलल डायमेंशन होती थी, बिल्कुल पैरेलल होती थी डायमेंशन। सो अगर पैरेलल है तो लिखो यहाँ पे पैरेलल, Z1 तो ये L हो जाएगा आपके पास में और Z2 कितना हो जाएगा, ये 4L हो जाएगा। अब परमेबिलिटी भी हमने पता है, लिखो यहाँ पे सिंपल सॉल्व करो इसको ना, तो Z1 का मतलब कितना है L प्लस 4L, L प्लस 4L डिवाइडेड बाय L बाय K, L बाय K प्लस 4L बाय 4K, 4L बाय 4K, यही बन रही है कि इक्वेशन, ये इक्वेशन बनी, ओके। चलो अगर यही इक्वेशन बन रही है तो इसको क्या कर लो, जस्ट सॉल्व कर लो, है ना, इसे सॉल्व करो जस्ट। अगर सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है आपके पास में 2.5 की आ रही है क्या वैल्यू, इक्वेशन चेक कर लेना, यही बन रही है कि इक्वेशन,
इसे सॉल्व करके देख लो, वैल्यू आएगी 2.5 के। आ रही है 2.5? चलो, सो वैल्यू आ गई आपके पास में 2.5 के वैल्यू आ जाएगी। सो द वैल्यू विल बी 2.5 के, वैल्यू आ जाएगी 2.5 के। चलो ये भी एक क्वेश्चन था। ठीक, अब आगे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा लिखो जरा, नेक्स्ट करो क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसमें कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में किसी तरह की, किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत? चलिए क्लियर है। लिखो नेक्स्ट, लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट करो क्वेश्चन, लिखो द फ्लो नेट below a dam, the flow net below a dam, the flow net below a dam the flow net below a dam consists of the flow net below a dam consists of 24 equipotential drops, consists of 24 equipotential drops and consists of 24 equipotential drops and 8 flow lines and 8 flow lines and 8 flow lines, 8 flow lines. तो क्या बताया, द फ्लो नेट बिलो अ डैम कंसिस्ट ऑफ 24 क्या है, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स हैं एंड 8 फ्लो लाइंस, 8 फ्लो लाइंस। ठीक है, द डिफरेंस इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल्स, द डिफरेंस इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल्स, the difference in upstream and downstream water levels, the difference in upstream and downstream water levels is 6 meter, is 6 meter, is 6 meter, is 6 meter. So the difference in the upstream and the downstream water levels is 6 meter. ठीक है, next लिखो, the length of the flow line, the length of the flow line, the length of the flow line adjacent to the toe, the length of the flow line adjacent to the toe, the length of the flow line adjacent to the toe, length of the flow line adjacent to the toe at the exit is 1 meter, 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 है ना? ठीक है, at the exit is 1 meter. चलिए, अब यहाँ पे g की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2.70, g दिया है 2.70, e दे रखा है आपने 0.7, g दे रखा है 2.70, e दे रखा है 0.7, 0.7. सो बताओ इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग बताना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना है अगेंस्ट द पाइपिंग। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द पाइपिंग, factor of safety against the piping. Four. One by 0.25.
आ रहे हैं आंसर? फोर। फोर आ रहा है। अभी देखो 2-3 लोगों के आंसर आए हैं बस। फोर। बिल्कुल सिंपल। देखो क्या है क्वेश्चन, जस्ट पहली बात तो ये सिंपल है कि भाई ये क्विक एंड कंडीशन वाला केस है, उसी के ऊपर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहे हैं आपसे कि कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हमने लिखा हुआ था, फॉर्मूला क्या था आपके पास में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला था आपके पास में आईसीआर डिवाइडेड बाय आई था फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि भाई आई बेसिकली यहाँ पे इसने क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में इसने आपको दे रखा है, क्लियर कट इसने मेंशन करा है क्वेश्चन में कि ये डाउनस्ट्रीम साइड की बात हो रही है, लेंथ ऑफ द फ्लो लाइन एडजेसेंट टू द टो। एडजेसेंट टू द टो मतलब बिल्कुल डाउनस्ट्रीम साइड पे जो टो के एडजेसेंट में जो फ्लो लाइन है उसकी लेंथ दे रखी है। मतलब ये कहीं ना कहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये आइडेंटिफाई करना था हमें क्वेश्चन से कि भाई लेंथ एडजेसेंट टू द टो। अब हमें पता है कि जो लेंथ होती है एडजेसेंट टू द टो फ्लो लाइन की वो सबसे मिनिमम निकल के आती है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मुला बनेगा, फॉर्मुला तो यही है सेम, बस इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एग्जिट आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल आई एग्जिट। ये फॉर्मुला होता था आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, दिस वाज द फॉर्मुला। सो आईसीआर डिवाइडेड बाय आई एग्जिट। अब बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आईसीआर कितना होगा, आईसीआर होगा आपके पास में, यस आईसीआर विल बी इक्वल टू व्हाट, आईसीआर होगा आपके पास में जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपके पास में 1 आ रही है ना। सारा डाटा दे रखा है, जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई पुट करोगे तो 1 आ जाएगी वैल्यू। आई एग्जिट कितना होगा, आई एग्जिट के बारे में हमने बताया कितना होता है भाई, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय लेंथ, डिवाइडेड बाय लेंथ। और ये लेंथ किसकी होती है, दैट इज द लेंथ ऑफ द लास्ट फ्लो फील्ड, लेंथ ऑफ द लास्ट फ्लो फील्ड। उसकी लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 1 दे रखी है लेंथ। सिंपल हमें हमारा काम है मेनली यहाँ पे डेल्टा एच को कैलकुलेट करना। हमारा काम क्या था, डेल्टा एच को कैलकुलेट करना, ये आपको कैलकुलेट करना था। अब डेल्टा एच को कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एच को हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, सिंपल, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू व्हाट, एच बाय नंबर ऑफ द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, नंबर ऑफ द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। ये होगा एच डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। तो अगर ये नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है तो क्या है, पहली बात तो हेड लॉस, एच मतलब हेड लॉस, टोटल हेड लॉस कितना होगा, टोटल हेड लॉस कितना हुआ। अभी जो टोटल हेड लॉस है, क्या मैं इसी को ये कह सकता हूँ कि ये जो हेड लॉस है यहाँ पे बेसिकली जो टोटल हेड लॉस है, यही तो है टोटल हेड लॉस। क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि यही वो हेड है जिसकी वजह से सीपेज हुआ है, यही वो हेड है जिसकी वजह से सीपेज हुआ है, यही वो हेड है जिसकी वजह से सीपेज हुआ, ऐसे बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं कि ये वो हेड है जिसकी वजह से क्या हुआ है, सीपेज है। अगर ये हेड अवेलेबल ना होता, अगर बाई चांस ये एक्स्ट्रा हेड वहां पे ना होता तो सीपेज भी होने वाला नहीं था। अगर ये हेड वहां पे अवेलेबल ना होता तो सीपेज भी वहां पे नहीं होने वाला। तो बेसिकली यहाँ पे सीपेज का रीजन क्या है, सीपेज जनरली जो सॉइल्स में होता है, सीपेज सॉइल्स में होने का मेन रीजन क्या निकल के आता है, सीपेज मेनली सॉइल में होने का रीजन क्या है, क्यों होता है सीपेज, सीपेज का मेन रीजन क्या निकल कर आया, हेड डिफरेंस। यस बिल्कुल, अगर हेड डिफरेंस नहीं हो रहा तो सीपेज होने वाला नहीं है। सिंपल रीजन क्या है आपके पास में सीपेज होने का, सीपेज होने का सिंपल सा रीजन है हेड डिफरेंस। अगर हेड डिफरेंस नहीं होगा तो सीपेज नहीं होगा। आपने देखा ये हेड का डिफरेंस था दोनों के बीच में, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम साइड पे ये हेड का डिफरेंस था। सो इसी हेड की वजह से सीपेज हुआ है। दिस इज द हेड व्हिच इज कॉजिंग द फ्लो, ये वो हेड है जो कि फ्लो को करवा रहा है। ठीक है, सो यही वो, अब बेसिकली यही क्या है, वो हेड है जिसकी वजह से फ्लो हुआ। तो यहाँ पे सीपेज, सीपेज का जो मेनली होने का रीजन होता है ना, सीपेज जो होने का मेन रीजन होता है वो क्या होता है, हेड डिफरेंस होता है। दोनों साइड पे हेड डिफरेंस होगा तभी क्या मिलेगा हमें, सीपेज मिलेगा। ये मेन इसका रीजन निकल के आता है ना, सीपेज का मेन रीजन है हेड डिफरेंस। अब डिफरेंस दे रखा है इसने दोनों साइड पे कितना, 6 मीटर। अब एनडी नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स आपके पास में कितने हैं, 24 हैं। क्वेश्चन में दे रखे हैं 25, 24 बेसिकली, तो कितना हो गया 0.0.25
0.25 हो गया, ये हो गया 0.25, 0.25 हो गया डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच हो गया 0.25 तो आई एग्जिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आई एग्जिट है ना, आई एग्जिट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में, आई एग्जिट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 6/24, एक सेकंड, नहीं नहीं ये 6/L होगी ना, और ये वैल्यू है 1, तो कितना आ गया आपके पास में, अच्छा ये वैल्यू कितनी रखी है, एल की वैल्यू, एल की वैल्यू 1 है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सो ये वैल्यू होगी 0.25 डिवाइडेड बाय 1, 0.25 डिवाइडेड बाय 1, ये वैल्यू आ गई आपके पास में एग्जिट ग्रेडियंट की, 0.25 वैल्यू होगी एग्जिट ग्रेडियंट की। अब वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा सिंपल। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, आईसीआर कितना है हमारे पास में 1 है, सो 1 डिवाइडेड बाय 0.25 है ना। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ गया आपके पास में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया आपके पास में 4 आ गया, ये है फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। इस तरह के बहुत कॉमन क्वेश्चन आते रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली आपसे रिपीट करा कर पूछते रहते हैं एवरी ईयर, मतलब क्वेश्चन बन जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत इसमें, बोलो। ये क्वेश्चन क्लियर है, चलो क्लियर है ना, सो ये क्वेश्चन क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, क्वेश्चन का पैटर्न देखो प्रीवियस ईयर का, इस तरह के क्वेश्चन आपसे कंटिन्यूअसली पूछते रहेंगे रिपीट करा के। लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ए मैसोनरी डैम, ए मैसोनरी डैम, नेक्स्ट है ए मैसोनरी डैम, ए मैसोनरी डैम हैज, ए मैसोनरी डैम हैज pervious sand as foundation, a masonry dam has pervious sand as foundation. Determine the maximum permissible upward gradient, 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 maximum permissible upward gradient for a factor of safety of, for a factor of safety of, for a factor of safety of 4, for a factor of safety of 4, for a factor of safety of 4, ठीक है, for a factor of safety of 4 against boiling, for a factor of safety of 4 against boiling, against boiling, ठीक है, अगेंस्ट बॉइलिंग। अब और डाटा दे रखा है, पोरोसिटी आपको दिया है 45%, पोरोसिटी दिया है आपको 45%, एंड जी की वैल्यू दे रखी है 2.65, जी की वैल्यू दे रखी है 2.65, जी इज इक्वल टू 2.65, बताओ जरा आंसर करो। ये क्लियर है सारे क्वेश्चन अभी तक, चलो ठीक। जीरो पॉइंट 2268, 226, यस 2268। अब इस पैटर्न पे भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे प्रीवियस ईयर्स में, ऑन द सेम पैटर्न आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे प्रीवियस ईयर में इस तरह के भी।
कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं इस सेम टाइप के कि भाई आपसे पूछा जाता है कि कितना मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड ग्रेडियंट आप परमिट कर सकते हो। क्वेश्चन करोगे प्रीवियस ईयर के तो आपको आइडिया जाएगा इससे खुद से। तो आ रहा है आंसर सबका 0.226 आ रहा है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ए मेसोनरी डैम हैज ए परवियस एंड एज फाउंडेशन डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड ग्रेडियंट। डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड ग्रेडियंट if factor of safety of 4 is required। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 4 की रिक्वायरमेंट है आपको किसके लिए, हाँ बॉइलिंग के लिए, और डाटा दे रखा है इसमें, पोरोसिटी दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखी है। सो पोरोसिटी दिया है हमें 45% एंड जीएस दे रखा है हमें 2.65 दे रखा है। सो द वैल्यू ऑफ द जीएस इज 2.65 है, जीएस की वैल्यू है 2.65। सबसे सिंपल पॉइंट है बिल्कुल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है आपके पास में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है आई सी आर बाय आई होता है, जस्ट आईसीआर बाई आई होता है, आईसीआर बाई आई होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है क्वेश्चन में, आईसीआर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आ जाएगी वैल्यू आई की निकल के, यही तो पूछा है आपसे क्वेश्चन में। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड ग्रेडियंट जो आप परमिट कर सकते हो, आ जाएगी वैल्यू आराम से निकल के। कितना मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड ग्रेडियंट आप परमिट करवा सकते हो, यही तो पूछ रहे हैं आपसे, बोलो। तो सिंपल निकालो इसको। आईसीआर क्या है आपके पास में, आईसीआर है G-1 अपॉन 1 प्लस ई होता है। अब यहाँ पे पोरोसिटी दिया है, यहाँ पे पोरोसिटी दिया है तो पहले हमने वॉइड रेशो निकालना पड़ेगा। वॉइड रेशो निकालना पड़ेगा, हमें पता है n इज इक्वल टू व्हाट, ई अपॉन 1 प्लस ई होता है, या फिर ऐसे लिख लो E इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n होता है, n अपॉन 1 माइनस n होता है। यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है पोरोसिटी की, ये वॉइड रेशो की, वॉइड रेशो की वैल्यू आ रही है 0.81 आ गई वैल्यू। जी की वैल्यू हमने ऑलरेडी पता ही है, जी की वैल्यू ऑलरेडी पता है। सो आईसीआर कितना हो जाएगा, आईसीआर कितना आ रहा है अपॉन G-1 अपॉन 1 प्लस ई, 0.8 0.907 आ रही है। ओके सो वैल्यू आ रही है 0.907, 0.907, ठीक है 0.907 वैल्यू आ रही है। अब आईसीआर आपको पता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू जो मैक्सिमम परमिसिबल अपवर्ड ग्रेडियंट जो हम परमिट करवा सकते हैं, आईसीआर डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0. अपॉन 4 कितना आंसर आ रहा है 0.226 आया, 226, ठीक है 0.226 आंसर आ रहा है आपके पास में ना। सो द आंसर इज 0.226 आ रहा है, आंसर आंसर आ जाएगा 0.226 आ जाएगा। चलिए तो आंसर आएगा 0.226 आपके पास में आंसर आ जाएगा ना, आंसर विल 0.226। चलो आंसर आएगा 0.226। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, इसमें कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में किस तरह की, कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में, दिक्कत कोई, ये क्लियर है सबको क्वेश्चन, चलिए ये क्लियर है ना। अच्छा नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। A sand sample has a sand sample has a sand sample has volume a sand sample has volume 1000 ml। A sand sample has volume 1000 ml, has volume 1000 ml। A sand sample has volume 1000 ml in natural state, in natural state, in natural state। A sand sample has volume 1000 ml in natural state, in natural state, ठीक है। अब मिनिमम वॉल्यूम, minimum volume in when compacted, minimum volume when compacted is equal to 750 ml, minimum volume when compacted is 750 ml। so minimum volume when compacted is equal to 750 ml, 750 ml, and maximum possible value so of volume, maximum possible value of volume, maximum possible value of volume, maximum possible value of volume
इज इक्वल टू 1320, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1320 ml, 1320 ml, 1320 ml, 1320 ml. Comment on the state, comment on the natural state लिखो, comment on the natural state, comment on the natural state of this soil, comment on the natural state of this soil, comment on the natural state of this soil. तो ये नेचुरली कौन सी स्टेट में आपकी सॉइल प्रेजेंट है ये हमने बताना है. नेचुरली ये जो सैंपल है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है ये चीज बतानी है हमने. नेचुरली ये सैंपल कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है ये बताना है. कमेंट ऑन द नेचुरल स्टेट ऑफ दिस सॉइल. नेचुरली सैंपल कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है. आपने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था, क्या नाम है. अच्छा अच्छा, मीडियम डेंस, मीडियम डेंस, मीडियम डेंस, यस बिल्कुल. तो आंसर आएगा मीडियम डेंस. अब देखो कितना सही क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास डेफिनेटली. अब हमने दो फॉर्मूले देखे थे आईडी के लिए, रिलेटिव डेंसिटी बताने के दो फॉर्मूले बताए थे आपको. एक और फॉर्मूला भी बन सकता है आपके पास में. अभी कैसे वो देखते हैं. मीडियम डेंस, मीडियम डेंस, तो आ रहा है आंसर मीडियम डेंस. देखो कैसे आएगा मीडियम डेंस. देखो जरा, पहली बात तो कंडीशन कौन सी है सॉइल की. सॉइल इज सैंड. सॉइल है आपके पास में, सैंड है. यस, सैंड सॉइल है आपके पास. सैंड सॉइल की स्टेट आपसे पूछ रहा है, सैंड सॉइल की स्टेट आपसे पूछी जा रही है. अब सैंड सॉइल की स्टेट बताने के लिए कौन सा पैरामीटर हम यूज करते हैं. कोहेजनलेस सॉइल है. कोहेजनलेस सॉइल की स्टेट बताने के लिए कौन सा पैरामीटर होता है आपके पास में. कौन सा पैरामीटर होता है सैंड की कोहेजनलेस सॉइल की स्टेट बताने के लिए. आईडी होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है. यस, सिंपल पैरामीटर होता है आपके पास में, रिलेटिव डेंसिटी आईडी होता है आपके पास में कोहेजनलेस सॉइल की स्टेट बताने के लिए. सो दिस इज रिलेटिव डेंसिटी. ये रिलेटिव डेंसिटी आईडी यूज करते हैं हम. आईडी यूज करेंगे. लेकिन आईडी के हमने बेसिकली दो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं. आईडी के हमने दो फॉर्मूले बताए थे. एक फॉर्मूला क्या था आपके पास में. एक तो फॉर्मूला था आपके पास में ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम. एक तो ये फॉर्मूला था. और दूसरा फॉर्मूला आपके पास में क्या था. दूसरा फॉर्मूला था 1 2 3, यानी कि 1, इसको ऐसे लिख लो सिंपल ना, 1 2 3 एंड 2 1 3. ये फॉर्मूला था आपके पास में. किसका मतलब क्या है वो आपको पता ही है. 1 का मतलब क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, वो चीज हम ऑलरेडी जानते हैं. 1 2 3 या फिर 2 1 3 था. सिंपल. अब ये एक यहाँ पे बात आई, किसकी, वॉल्यूम की बात आ रही है यहाँ पे, है ना. वॉल्यूम के टर्म्स में पूछ रहा है कि भाई वॉल्यूम, इसने डाटा दे रखा है ना वॉल्यूम का. पहले तो वॉल्यूम का डाटा क्या दिया है. वॉल्यूम मैक्सिमम जो इसने दी है हमें 1320 ml दी है. नेचुरली वॉल्यूम दे रखी है इसकी कितनी, 1000 ml है. और मिनिमम वॉल्यूम व्हेन कॉम्पैक्टेड 750.
ml है आपके पास में, 750 ml है ना, ये कंडीशन है, 750 ml आपके पास में वॉल्यूम है। अब ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं था, बट ये इसी तरह से देखो जरा, एक बात समझना जरा, एक बात देखो, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपको, क्या एक और फॉर्मूला मैं आपको आईडी का बता रहा हूँ, क्या फॉर्मूला है, वी मैक्स यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम इन द नेचुरल कंडीशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम इन द यस मिनिमम वॉल्यूम। ये फॉर्मूला देखो जरा कैसे, एक बात सोचो जरा खुद से, वॉइड रेशियो होता है हमारे पास में क्या, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स होता है आपके पास में वॉइड रेशियो। अब ये जो सॉइल है, ये जो सॉइल है आपके पास में, सॉलिड्स का वॉल्यूम क्या रहेगा, सॉलिड्स का वॉल्यूम, सॉलिड्स का वॉल्यूम तो सेम रहेगा आपके पास में, सिंपल स्टेबल पैरामीटर है, सेम रखेंगे उसको, सेम रखेंगे। एब्सोल्यूट टर्म्स में सेम रहता है क्या, क्या एब्सोल्यूट टर्म्स में सॉलिड्स की वॉल्यूम सेम रहती है, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं, एब्सोल्यूट टर्म्स में सेम नहीं रहती, वो भी वेरी कर जाती है, वो भी वेरी कर जाती है, बट सिंस उसमें चेंज बहुत कम निकल कर आता है, इसीलिए हम उसके चेंज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एक तरह से सॉलिड्स आपके पास में क्या है, स्टेबल पैरामीटर है, ये चेंज नहीं कर रहा है, ये चेंज नहीं कर रहा है, क्लियर है, ये सेम रहेगी इसकी वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे, यहां से हमें क्या पता लगा कि भाई E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VV, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VV है, वॉइड रेशियो इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VV। अगर E VV के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक बात बताओ, अगर VV मैक्सिमम होगा इन दैट केस क्या वॉइड रेशियो मैक्सिमम होगा, अगर VV मैक्सिमम है इन दैट केस क्या वॉइड रेशियो मैक्सिमम होगा, बिल्कुल VV मैक्सिमम वॉइड रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सिंपल। लेकिन एक बात समझना, अगर मैं सॉइल की टोटल वॉल्यूम के बारे में बात करूं, टोटल वॉल्यूम क्या होती है आपके पास में, VV प्लस VS ही तो होता है, टोटल वॉल्यूम होती है आपके पास में VV प्लस VS। लेकिन एक बात देखो, अगर VV मैक्सिमम है तो वॉइड रेशियो मैक्सिमम है, ठीक है, और अगर VV मैक्सिमम है तो टोटल वॉल्यूम भी तो मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि ये क्या है, VS तो कांस्टेंट है, VS कांस्टेंट है या नहीं है भाई, VS तो कांस्टेंट है, तो अगर VV मैक्सिमम, वॉइड रेशियो मैक्सिमम, एंड क्या टोटल वॉल्यूम भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि VS क्या है आपके पास में, कांस्टेंट है। बोलो चीज आई या नहीं आई समझ में, क्लियर है पॉइंट। अगर ये पॉइंट हमने क्लियर है तो जस्ट इस फॉर्मूले में फिर क्या दिक्कत है लिखने में, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको जब पता है कि E जब मैक्सिमम होगा, जिस समय पे E मैक्सिमम होगा उस समय पे टोटल वॉल्यूम क्या होगी, जिस समय पे E मैक्सिमम होगा उस समय पे टोटल वॉल्यूम, उस समय पे टोटल वॉल्यूम क्या होगी, मैक्सिमम होगी, सिंपल, यही पॉइंट था बस। इसी तरह से ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है चीज, जिस समय पे E मैक्सिमम होगा उस समय पे टोटल वॉल्यूम भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी ना, चलिए, तो टोटल वॉल्यूम मैक्सिमम होगी। और जिस समय पे E मिनिमम होगा, जिस समय पे E मिनिमम होगा उस समय पे टोटल वॉल्यूम क्या होगी, E मिनिमम मतलब टोटल वॉल्यूम मिनिमम होगी, टोटल वॉल्यूम मिनिमम होगी, और नेचुरल की कंडीशन में क्या है, जो भी नेचुरली वॉल्यूम होगी उसकी कोरस्पॉन्डिंग वो आ जाएगी। तो ये बताओ, ये फॉर्मूला आया समझ में, कैसे हमने ये फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला क्लियर हो गया कैसे फॉर्मूला बनाए, ये फॉर्मूला क्लियर होगा कि किस तरह से भाई ये फॉर्मूला बनाया गया है। आपको जस्ट अब क्या करना है, वैल्यू डाल दो यहाँ पे, सिंपल वैल्यू पुट करा दो, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आईडी की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी, 1320 माइनस 1000, 1320 माइनस 750, कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू भी आ रही है 56.14 आ रही है, यस, इंटू 100%, 56.14 आ रही है ना आईडी की वैल्यू। सो आईडी की वैल्यू आई आपके पास में 56.14%। अगर हमारे पास आईडी की वैल्यू आ गई 56.14%, तो स्टेट कौन सी है, आईडी की वैल्यू के बेसिस पे वी कैन इजीली डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सॉइल, कौन सी स्टेट है, वो टेबल हमें याद होनी चाहिए भाई। क्या था, 15 से कम, 15 से 35 तक, 35 से बेसिकली कहां तक था आपके पास, 65, 85 एंड 100, यही थी ना कंडीशंस। तो वो टेबल आपको लिखवाई हुई है, उसके हिसाब से कौन सी कंडीशन आ रही है, मीडियम डेंस निकल कर आ रही है कंडीशन। सो स्टेट कैसी है सैंड की, स्टेट है आपके पास में मीडियम। सो द स्टेट इज, ये कंडीशन निकल कर आ रही है मीडियम डेंस। अब बताओ इस क्वेश्चन में डाउट किसी तरह का, अब देखो अच्छा क्वेश्चन था सिंपल, एक तो नया फॉर्मूला भी पता लगा यहाँ से, आईडी को किसी भी फॉर्म में लिख लो, 3 फॉर्मूले आ गए आईडी के, आईडी के 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। एक तो फॉर्मूला आया वॉइड रेशियो के टर्म्स में, दूसरा फॉर्मूला आया गामा डी के टर्म्स में, और एक फॉर्मूला आ गया आपके पास ये वॉल्यूम के टर्म्स में। एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं,
इसी का एक फॉर्मूला और लिखा जा सकता है। मुझे बताओ क्या हम आईडी का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के टर्म्स में लिख सकते हैं? आईडी का फॉर्मूला क्या हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के टर्म्स में लिख दें? बिल्कुल सिंपल। कैसे? आईडी कैन आल्सो बी रिटन एज वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स मैक्सिमम माइनस वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स मिनिमम, सॉरी नेचुरल, डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला भी तो लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ऐसे। हाँ सेम ही आएंगे, डाटा जो भी दे रखा है उसके हिसाब से देख लेंगे। अब ऐसे नहीं करेगा आपसे कि दो दो फॉर्मूले एक साथ अप्लाई नहीं करवाएंगे, वैसे किसी एक का ही डाटा देंगे आपको, सिंपल। ये क्लियर है? ये क्लियर है फॉर्मूला? चलिए, तो ये भी एक हो गया हमारे पास ना, सही क्वेश्चन था, मतलब इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पास ना। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, एक सेकेंड, थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन करते हैं आपको ये ना, तो कोई सही क्वेश्चन करने की, तो ये करते हैं क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, कंडीशन क्या है आपके पास में सॉइल की? ये कंडीशन है, देखो जरा, सॉइल 1 एंड सॉइल 2, सॉइल 1 हो गया, सॉइल 2 हो गया, इनकी लेंथ दे रखी है हमने 150 mm, एंड ये भी कितनी है 150 mm, सो दोनों कितने कितने हैं 150 mm दे रखा है। सॉइल 1 हो गया, सॉइल 2 हो गया। इधर ऐसे है कंडीशन, ऐसी कंडीशन है। ये कंडीशन है आपके पास में 600 एंड 300, ये हाइट है आपके पास में कितनी 600 mm है, और ये हाइट कितनी है, दिस हाइट इज 300 mm, ये है आपके पास में 300 mm। डायग्राम बनाऊं, लिख लो यहाँ पे एक और क्या दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायग्राम बनाऊं और इसमें लिखना ओवर ए पीरियड ऑफ 15 मिनट्स, ओवर ए पीरियड ऑफ 15 मिनट्स, over a period of 15 minutes, over a period of 15 minutes, over a period of 15 minutes, 200 ml of water, 200 ml of water, 200 ml of water was observed to pass through, repeat कर रहा हूँ क्या है, over a period of 15 minutes, over a period of 15 minutes, 15 minutes 15 मिनट, 200 ml of water was 200 ml of water was observed to pass through, observed to pass through, observed to pass through any cross section, 200 ml of water was observed to pass through any cross section, observed to pass through any cross section। ठीक है, अब बताओ इसमें, इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दिया है लेयर 1 का, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल 1, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल 1, coefficient of permeability of soil 1, coefficient of permeability of soil 1 is
कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल 1 इज 0.02, यानी कि K1 की वैल्यू दे दी तुम्हें 0.02 mm per second. Coefficient of permeability of the soil 1 is equal to 0.02 mm per second. तो बताना क्या है? The coefficient of permeability of soil 2. The coefficient of permeability of soil 2 बताना है. बताओ. Coefficient of permeability बताना है soil 2 की. किस यूनिट में बताएंगे? K2 बताना है. यूनिट होंगी क्या? mm per second में. बोलो. mm per second में बताना है. जीरो जीरो 0.015 0.015 आ रही है वैल्यू. 15 आई है. कैलकुलेशन करो दोबारा, देखो सही तरह. 0.02 45 04 0.4 0.5
0.4 आया आपका 0.4। देखो ये कंडीशन है आपके पास में सॉइल की, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास में हो गया। तो कहाँ है क्रॉस सेक्शन एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया तो थ्रू आउट सेम ही है, कहीं पर भी कंसिडर करो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, थ्रू आउट सेम है ना, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया इज सेम। दे रखा है क्वेश्चन में कितना है क्रॉस सेक्शन एरिया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। पहली वाली सॉइल की परमेबिलिटी दे रखी है आपको, K1 दे रखा है, K2 हमने बताना है, K2 की वैल्यू बतानी है, K2 की वैल्यू बतानी है ना। चलिए इसमें हेड लॉस कितना है, इस सॉइल में टोटल हेड लॉस कितना है, इस पूरी सॉइल में टोटल हेड लॉस कितना है, 300 है सिंपल। क्योंकि कहीं पर भी देखो दोनों पॉइंट्स क्या है, सेम लेवल पे हैं, तो डेटम से जब आप इसका एलिवेशन कंसीडर करोगे तो सेम ही निकल कर आएगा। तो जो हेड लॉस होगा बेसिकली, हेड लॉस विल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द वाटर लेवल्स ऑफ द टू पीजोमीटर्स। इस डिफरेंस के बराबर ही तो होगी ये वैल्यू। तो ये कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, 600 माइनस 300, दैट विल बी इक्वल टू 300 mm, 300 mm के बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 300 mm। अब ये जो हेड लॉस हुआ है आपका 300 mm का, दिस इज द वैल्यू ऑफ द हेड लॉस। ये कितनी लेंथ में हुआ है, ये कितनी लेंथ में है, ये हेड लॉस कितनी लेंथ में है, 300 में ही है, यस। ये जो हेड लॉस है आपके पास में 300 में ही है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना हो गया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सिंपल 1 हो जाएगा ना, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू 1 हो गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब हमें क्या है, सिंपल डार्सी लॉ की एप्लीकेशन है, डार्सी लॉ की एप्लीकेशन। अब एक चीज देखो जरा यहाँ पे, अगर हम ये केस कंसीडर करें पहले तो फ्लो का डायरेक्शन क्या रहेगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, ये होगा फ्लो का डायरेक्शन आपके पास में। अगर ये फ्लो का डायरेक्शन है तो मुझे बताओ ये क्या पैरेलल वाला केस बन रहा है, परपेंडिकुलर वाला केस है, ये पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन है, ये परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन है, या सीरीज वाला केस है, परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन है सिंपल। ये परपेंडिकुलर वाला केस है आपके पास में, क्योंकि भाई पहले जो वाटर है वो लेयर 1 में जाएगा एंड आफ्टर दैट वाटर विल मूव टू द लेयर नंबर 2, उसके बाद वो लेयर नंबर 2 में जाएगा, उसके बाद वो लेयर नंबर 2 में जाएगा सिंपल, है ना। पहले लेयर 1 में जाएगा फिर लेयर नंबर 2 में जाएगा, दोनों में एक साथ नहीं जा रहा। अगर दोनों में एक साथ नहीं जा रहा मतलब कि पैरेलल का केस नहीं है, ये केस है आपका परपेंडिकुलर का केस है, परपेंडिकुलर मतलब सीरीज का केस है आपके पास में एक तरह से। चलिए सीरीज का केस है, अब हमें पता है सिंपल डार्सी लॉ की एप्लीकेशन आपको पता है। क्यू बेसिकली अगर मैं क्यू एवरेज लिखना चाहूँ यहाँ पे, डिस्चार्ज एवरेज डिस्चार्ज यहाँ से कितना पास करेगा, के एवरेज इंटू आई इंटू एरिया, ये लिख सकते हैं, बताओ। एवरेज डिस्चार्ज यहाँ से पास कर रहा है, एवरेज परमिबिलिटी इंटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंटू एरिया, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अगर ये स्टेटमेंट लिखेंगे सिंपल तो इसमें कुछ बचा ही नहीं आप लोग। अब एवरेज डिस्चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज परमिबिलिटी इंटू आई इंटू एरिया। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमने पता है कितना है ना, एरिया आपको पता है क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, एवरेज परमिबिलिटी हमने नहीं पता है, एवरेज परमिबिलिटी हमने नहीं पता है, एवरेज परमिबिलिटी क्या करनी पड़ेगी, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एवरेज परमिबिलिटी कैलकुलेट करोगे, लेकिन ये क्यू एवरेज भी कहां से निकलेगा, क्यू एवरेज कहां से आएगा निकल के, ये क्यू एवरेज कैसे निकाले, एवरेज डिस्चार्ज कितना पास कर रहे हैं यहाँ से, बी बाई टी सिंपल, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, सिंपल आएगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब वॉल्यूम आपको दे रखी है कि भाई 15 मिनट में कितनी वॉल्यूम पास करी यहाँ से सैंपल से, 200 ml, यस 200 ml पास करी है 15 मिनट में, 200 ml वॉल्यूम पास करी है 15 मिनट में, तो हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। 200 ml वॉल्यूम पास करी है 15 मिनट में, तो आप डिस्चार्ज निकाल लोगे आराम से। एवरेज परमेबिलिटी परपेंडिकुलर वाले केस में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमने पता है, आई आपको पता है, एरिया आपको पता है, आंसर आ जाएगा सिंपल कैलकुलेट होकर। देखो जरा सॉल्व करो, तो क्या होगा, एवरेज डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम कलेक्टेड, 15 मिनट में कितनी वॉल्यूम कलेक्ट हुई, डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम है, इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस K1 Z2 प्लस K2 इंटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 300 बाय
300 इंटू एरिया दे रखा है हमने 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है आपको 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सारा डाटा तो है हमारे पास में क्वेश्चन में, सारा डाटा है, सॉल्व कर लो, जस्ट करो सॉल्व। कितनी वॉल्यूम कलेक्ट हुई? 200 ml। 200 ml डिवाइडेड बाय 15 मिनट्स में हुई है ये वॉल्यूम। किसमें कलेक्ट हुई है? मिनट में। इतनी 15 मिनट में वॉल्यूम कलेक्ट हुई है। अब एक बात देखना जरा, जस्ट यूनिट का किले यहाँ पे थोड़ा सा, ये 15 मिनट में कलेक्ट हुई है, लेकिन जो परमेबिलिटी दे रखी है वो दे रखी है सेकंड्स में। तो इसको यूनिट में, इसको जो है सेम यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? 15 इंटू 60, ये सेकंड सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा मैटर आपका ना, इज इक्वल टू 150 प्लस 150 है, ये दे रखा है लेंथ कितनी है? 150 150 है, 150 बाय 0.02, 0.02 है ना, 0.02। अब ये क्या है? mm है, ये किस यूनिट में है? ये mm में है। और ये जो आपने यहाँ पे वॉल्यूम लिखी है 200 ml, ये जो एरिया है ये किसमें है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसको क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो, सेम यूनिट में करने की कोशिश करो। 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 हो गया। अब एक और चीज, जैसे यहाँ पे 200 ml है, तो ये 200 ml मुझे बताओ सेंटीमीटर क्यूब में किसके इक्वल होगा? 200 ml जो यहाँ पे दे रखा है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेगी तो किसके बराबर निकल कर एक वैल्यू? 200 ml इन सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर निकल कर एक वैल्यू है? टू 200 ml सेंटीमीटर क्यूब में, हम इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके इक्वल आएगी ये वैल्यू निकल के? 200 सेंटीमीटर क्यूब, या सेम ही तो होता है। एक्चुअली क्या है कि 1 ml जो होगा ना आपके पास में, 1 ml होता है किसके बराबर? 1 cc के बराबर होता है। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है ना? 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इनफैक्ट इस चीज को तो देख सकते हैं हम, जैसे हमें बताया कि भाई 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1000 लीटर्स के बराबर है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो 1 मीटर क्यूब का मतलब है आपका 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है? 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब है। और 1000 लीटर का मतलब कितना है? 1000 इंटू 1000 ml, यही तो मतलब है, 1000 इंटू 1000 ml। अब यहां से 10 टू द पावर 6 और ये क्या हो गया? कैंसल हो गया, क्या बचा? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, इज इक्वल टू ml। ये चीज क्लियर है कि कैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml आ रहा है आपके पास? बताओ। ये क्लियर हो गया पॉइंट? बताओ। ठीक है, अब देखो ये जस्ट यहाँ पे 200 ml दे रखा था ना, तो 200 ml का मतलब क्या है? 200 सेंटीमीटर क्यूब ही एक तरह से। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? mm में। इसे mm में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सेम यूनिट में रखने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिट को सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा? 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 हो गया, जस्ट 10 टू द पावर 3 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, जस्ट इसको सॉल्व करो। 150 डिवाइडेड बाय K2 प्लस सॉरी K2 इंटू 1 इंटू 80 इंटू 10 टू द पावर 2, कितना आ रहा है सॉल्व करके? इस K2 की वैल्यू बतानी है, कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन करो, K2 की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है mm पर सेकंड में? mm पर सेकंड में K2 कितना आया? ये तो नहीं आ रहा होगा जो आप बता रहे, 0.009029, 0.45 आया, 0.045 आया, 045। यस, कैलकुलेशन करके आ रहे हैं आंसर 0.045। आ रहा है कैलकुलेट करके 0.045।
045 बताओ। क्लियर है? ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्या करना है बताओ। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन है बेसिकली, थोड़े से मतलब सही लेवल के क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्वेश्चन थोड़े से 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम अच्छे अच्छे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, मतलब जो भी होंगे अब आपके ना। इनफैक्ट जो कल आपने डिस्कस करा था उसी के एप्लीकेशन होंगी। अब कल वाले जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे थे उसी के ऊपर 1-2 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे। देखो क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, अब देखना जरा। ये है कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसमें क्या दिया है आपको, 0 2 3 6, 0 2 3 6, 0 2 3 6 एंड 10 मीटर। 10 मीटर, ये सारा का सारा रड दे रखा है ना। ये सब कंडीशन है आपके पास में। अब और क्या है, ये कंडीशन है। अब यहाँ पे वाटर है एंड यहाँ पर है पार्टिकल्स। ये पार्टिकल हो गए आपके पास में ना, ये सॉइल पार्टिकल हो गए। एंड ये फिर से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपके पास में इस तरह से कंडीशन है, इस तरह से कंडीशन है। ये यहाँ पे वाटर लेवल आपको दे रखा है, ये वाटर लेवल दिया हुआ है। सो ये कंडीशन थी। इसमें ये सी पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे, ये एक सी पॉइंट हमने यहाँ पे दे रखा है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, ये सी पॉइंट है आपके पास। सो डायग्राम बना लो, है ना। ये सी पॉइंट हो गया ना। अब यहाँ पे क्या दिया है, 1-2 चीजें दे रखी है इसमें और। के की वैल्यू आपको दी है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। एंड पोरोसिटी दे रखा है 33%। पोरोसिटी आपके पास में कितना, 33% है। पोरोसिटी इज इक्वल टू 33%। पोरोसिटी इज इक्वल टू 33%। पोरोसिटी आपके पास में कितना, 33% है। पोरोसिटी आपके पास में 33%। अब क्या बताना है, डायग्राम में डायग्राम बता दिया, बताना क्या है। कैलकुलेट द प्रेशर हेड, कैलकुलेट द प्रेशर हेड कोमा एलिवेशन हेड एंड टोटल हेड। कैलकुलेट द प्रेशर हेड कोमा एलिवेशन हेड एंड टोटल हेड एट द एंट्री पॉइंट, एट द एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट एंड पॉइंट सी, एंड पॉइंट सी ऑफ द सैंपल।
एंड पॉइंट सी क्या बताना है कि कैलकुलेट द प्रेशर हेड कोमा एलिवेशन हेड एंड टोटल हेड एट द एंट्री पॉइंट कोमा एग्जिट पॉइंट एंड पॉइंट सी एंड पॉइंट सी एंड पॉइंट सी ऑफ द सैंपल of the sample of the sample of the sample of the sample बताओ जरा ट्राई करो। अच्छा इसमें एक काम और करना, इस पॉइंट पर भी बताओ, ये जो डी पॉइंट है डी पॉइंट पर भी बताओ, और ये जो ई पॉइंट है ई पॉइंट पर भी बताओ, इन सब पे भी बताओ, डी पर भी एंड ई पर भी, डी पर भी बताएंगे एंड ई पॉइंट पे भी बताएंगे। करो कैलकुलेट। अब सेम कल वाले कॉन्सेप्ट आपको यूज करने हैं यहाँ पे, कल जो प्रॉब्लम बताई थी ना कि किस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वो पार्ट है इस चैप्टर का जिस पार्ट से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं हमारे लिए। अगर एग्जामिनर टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा यहाँ से, तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से क्वेश्चन अच्छे लेवल के बना सकते हैं। अब करो इसको सॉल्व जरा, कल वाली चीजें सारी अप्लाई करवानी है हमें यहाँ पे। ये कल का डिस्कशन है पूरा, उसके क्वेश्चन है। पता नहीं वो सर बता सकते हैं। देखो करेक्शन से कंडीशन थी, क्या बताना है अलग अलग पॉइंट्स पे, टोटल हेड बताना है, प्रेशर हेड बताना है, एलिवेशन हेड बताना है। देखना जरा, अब वही सेम कल वाले स्टेप फॉलो करने हैं बस, जो कल डिस्कस करे थे।
ठीक है, ये कंडीशन। जब देखो जरा, सो अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर हेड बताना है, टोटल हेड बताना है एंड डेटम हेड बताना है। अब है क्या इसमें सिस्टम की भाई सारे वही स्टेप लेके चलो अपने पास जो थे। सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास, सबसे पहला काम होता है कि टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, किस डायरेक्शन में फ्लो होगा ये हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा इस केस में, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा, टॉप टू बॉटम होगा या सिंपल, इधर हायर लेवल पर है इधर लोअर लेवल पर है। देखो ना पीजियोमीटर में वाटर लेवल देखो जरा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या रहता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल रहेगा। यहाँ पे लेवल यहाँ तक है, यहाँ पे लेवल कहाँ तक है, यहाँ तक लेवल है। तो डायरेक्शन क्या रहेगा, हायर लेवल से लोअर लेवल पे डायरेक्शन रहेगा। तो मतलब क्या होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। सो डाउनवर्ड होगा डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द, ये आपके पास में डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये क्या आ गया आपके पास में, डायरेक्शन ऑफ फ्लो आ गया। अब अगर ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, चलो हमने पता लगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है आपके पास में। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, टू आइडेंटिफाई द एंट्री पॉइंट एंड टू आइडेंटिफाई द एग्जिट पॉइंट इन द सॉइल मास। सॉइल मास के अंदर एंट्री पॉइंट कौन सा है एंड सॉइल के अंदर एग्जिट पॉइंट कौन सा है, ये चीज हमने आइडेंटिफाई करना है। मुझे बताओ इन दोनों, ये सारी की सारी कंडीशन लिखी है, ए लिखा है बी लिखा हुआ है, सारे पॉइंट यहाँ पर बता रखे हैं, सी पॉइंट डी पॉइंट, कौन सा इनमें एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट कहाँ पर वाटर सॉइल के अंदर एंटर करेगा, ए पॉइंट पे जस्ट। भाई इससे ऊपर पूरे में वाटर है, यहाँ पर सॉइल आपकी प्रेजेंट है। सो पानी की एंट्री कहाँ पे होगी, फ्लो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सॉइल के अंदर एंट्री कहाँ हो रही है पानी की, यहाँ पर एंट्री हो रही है। सॉइल के अंदर एंट्री कहाँ हो रही है पानी की, यहाँ पे एंट्री हो रही है इसके अंदर, है ना, यहाँ पे एंट्री हुई। अब ये एग्जिट कहाँ पे होगा, एग्जिट कहाँ पे करेगा, बी पॉइंट पे। सिंपल देखो जरा, यहाँ पे बी से नीचे फिर से पूरा का पूरा वाटर है। सो वाटर आएगा टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम वाटर आएगा, ए पॉइंट पे इसके अंदर एंट्री करेगा और एग्जिट कहाँ से करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से वो क्या करेगा, एग्जिट करेगा। ये रहेगा आपके पास में एग्जिट पॉइंट, दिस इज द एग्जिट पॉइंट इन द सॉइल मास। सो हमारे पास दो स्टेप पूरे हो चुके। फर्स्ट स्टेप था आपके पास में टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या रहेगा आपके पास में। दूसरा काम आपको क्या करना था कि भाई ये पता करना कि भाई एंट्री पॉइंट कौन सा है एंड एग्जिट पॉइंट कौन सा है सॉइल मास के अंदर, वो भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट थर्ड काम क्या होता है हमारे पास में, थर्ड स्टेप क्या करना है हमने, रेफरेंस पता करना। यस, जो भी हम मेजरमेंट्स करेंगे वो मेजरमेंट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब रेफरेंस कहाँ पे बताया था, कहाँ पे कंसीडर करनी है रेफरेंस, रेफरेंस कंसीडर कहाँ पे करनी है, ई पॉइंट पे। यस, रेफरेंस हमने कंसीडर करनी है जो भी टेल साइड पे, एग्जिट साइड पे हमें जो उल्टा ट्रायंगल वाटर दिखाई दे रहा है ना, वाटर लेवल, वहां पे रेफरेंस कंसीडर करो। सो जस्ट टेल साइड मतलब क्या है, एग्जिट साइड, जहां पे एग्जिट हो रहा है पानी का, एग्जिट साइड पे, एग्जिट साइड पे जो आपके पास में जहां पर भी आपको उल्टा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वहां पे रेफरेंस कंसीडर करो। सो एग्जिट साइड पे आपके पास ये पीजोमीटर लगा होगा एक, यहां तक आपको दिखाई दे रहा है क्या, पानी का लेवल, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एग्जिट साइड पे पानी का लेवल। एक चीज याद रखना, जब एंट्री साइड पे होंगे तो एंट्री साइड वाला वाटर लेवल देखना है, और जब एंट्री साइड पे होंगे तो सॉरी जब एग्जिट साइड पे होंगे तो एग्जिट साइड वाला वाटर लेवल देखना है हमने। एंट्री साइड पे वाटर लेवल ये है हमारे पास में, एग्जिट साइड पे वाटर लेवल कहाँ है, एग्जिट साइड पे वाटर लेवल आपके पास में ये है ई पॉइंट पे। सो रेफरेंस हम कहाँ पे कंसिडर करेंगे, ई पॉइंट पे कंसिडर करेंगे रेफरेंस, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, ये है रेफरेंस पॉइंट आपके पास, ये रेफरेंस बन गई। तो रेफरेंस ये कल बताया था कि भाई जब एंट्री पॉइंट पे बात करोगे तो एंट्री साइड वाला देखना, एंट्री साइड वाला देखना, एंट्री साइड पे ट्रायंगल कहां पर दिखाई दे रहा है, वाटर लेवल कहां पे दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है एंट्री साइड पे वाटर लेवल। जब एग्जिट साइड पे डिस्कस करेंगे तो एग्जिट साइड पे वाटर लेवल को देखना है, ऐसा नहीं कि एग्जिट साइड पर है और लेवल देख रहे हैं एंट्री साइड वाला, ऐसा नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। सो एग्जिट साइड पे जो वाटर लेवल है उसी को देखना है हमने। एग्जिट साइड पे वाटर लेवल कहां पर है हमारे पास में, ये है एग्जिट साइड पे वाटर लेवल, ट्रायंगल देखो यहाँ पर, ये है एग्जिट साइड पे वाटर लेवल, जहां पर भी वाटर टेबल दिखा रखी है आपको। तो ये कंसिडर करेंगे क्या, रेफरेंस, ये रेफरेंस कंसिडर करेंगे। अब वन बाय वन क्या करना है, हर एक पॉइंट को लिखना है, हर एक पॉइंट पे वैल्यूज को लिखना है जस्ट। तो वैल्यू लिखनी शुरू करो तो जस्ट आपको पता ही है सारी की सारी चीजें। यहाँ पे सारे के सारे जितने भी पॉइंट है उन पॉइंट्स को मेंशन कर लो। सारे पॉइंट्स आपके पास में है, कौन कौन से पॉइंट है, ए पॉइंट है आपके पास में, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अच्छा डी पॉइंट पे एंड ई पॉइंट पे भी पता कर लेते हैं, डी एंड ए पे भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डी एंड ई पे भी लिख ले रहे हैं, ठीक है, सब पॉइंट्स पे लिख रहे हैं तो डी एंड ई पे भी लिखेंगे। सो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया एंड ई पॉइंट हो गया। अभी जो ई ए है, बेसिकली ए क्या है यहाँ पे, ए है आपके पास में एंट्री, ए क्या है, ए इज द एंट्री पॉइंट, ए है आपके पास में एंट्री, ए एंट्री है और बी क्या है, एग्जिट है। ये चीज पता है ऑलरेडी, यहाँ पे लिख रखा है। ए क्या है, एंट्री है, ए पॉइंट देखो ना, ए पॉइंट एंट्री है और बी पॉइंट क्या है यहाँ पे, एग्जिट है। ए एंट्री है, बी क्या है आपके पास में, एग्जिट है।
और सी क्या है आपके पास में, एक इंटरमीडिएट पॉइंट है। सी क्या है आपके पास में, एक इंटरमीडिएट पॉइंट है, एंड डी पॉइंट है एंड ई पॉइंट है, डी पॉइंट है एंड ई पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट्स आपके पास में निकल कर आ गए। चलिए अब वन बाय वन शुरू करो। सबसे पहले डी पॉइंट पे आ जाओ, डी पॉइंट की बात करेंगे सबसे पहले। डी पॉइंट है कहाँ पे हमारे पास, ये है डी पॉइंट, ये है डी पॉइंट यहाँ पे। डी पॉइंट पे आपको क्या बताना है, डी पॉइंट पे बताना है आपको सबसे पहले डेटा हेड बताना है, डेटा हेड बताना है डी पॉइंट पे। सो डेटा हेड किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, रेफरेंस से उस पॉइंट की वर्टिकल हाइट, रेफरेंस से उस पॉइंट की वर्टिकल हाइट, ये आपके पास रेफरेंस है, रेफरेंस से इस पॉइंट की, डी पॉइंट की वर्टिकल हाइट कितनी है देखो जरा, 10 मीटर है। तो 10 मीटर है तो रेफरेंस से वर्टिकल हाइट कितनी होगी, 10 हो गई, यानी कि कितना आ गया आपके पास में, 10 आ गया, 10 आ गया, क्लियर है। चलिए ये आ गया आपके पास में 10। अब हम आए डी पॉइंट पे प्रेशर हेड बताएंगे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रेशर हेड एट द डी पॉइंट, 0, सिंपल। अब क्या करना है, जस्ट हमने डी पॉइंट पे मुझे प्रेशर हेड बताना है। प्रेशर हेड बताने का मेरे पास एक ही तरीका है, वो मैं इफेक्टिव स्ट्रेस से पढ़ता आ रहा हूँ। क्या तरीका है, उस पॉइंट पे पीजोमीटर लगाओ, जहां तक भी वाटर लेवल है उससे ऊपर, वहां तक आपका क्या करेगा, पीजोमीटर पे पानी राइज करेगा। तो डी पॉइंट पे पीजोमीटर लगाओगे, डी पॉइंट पे जो वाटर लेवल होगा आपका कहां तक राइज करेगा, इससे ऊपर जहां पर भी वाटर लेवल दिखाई दे रहा है वहीं तक राइज करेगा। लेकिन वाटर लेवल जो है वो डी पॉइंट पर ही है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली डी पॉइंट पर ही है, तो वाटर लेवल कहीं तक राइज नहीं करेगा, यहीं पे रहेगा एग्जैक्टली। तो प्रेशर हेड कितना हो गया, 0 हो गया, प्रेशर हेड इज इक्वल टू 0। अब डेटा हेड आ चुका, प्रेशर हेड आ चुका, टोटल हेड कितना होगा इस पॉइंट पे, टोटल हेड कितना होगा, 10 हो जाएगा, सिंपल। सम ऑफ डेटा हेड प्लस प्रेशर हेड क्या होता है आपके पास में, टोटल हेड हो गया, तो 0 हो गया। सो सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस डेटा हेड इज इक्वल टू टोटल हेड हो गया आपके पास में, 0 आ जाएगा। चलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ है ना। तो 10, 0 एंड 10 आपके पास में वैल्यूज आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपके पास में आ गया भाई, कौन सा पॉइंट कंसिडर कर लिया हमने, डी पॉइंट हो चुका। अब करते हैं बात ए पॉइंट के बारे में। ए पॉइंट पे अब डिस्कस करते हैं। ए पॉइंट पे अब सेम स्टेप करने हैं बिल्कुल। ए पॉइंट पे सबसे पहले ए पॉइंट पे डेटा हेड बताओ। ए पॉइंट की वर्टिकल हाइट रेफरेंस से, ए पॉइंट की वर्टिकल हाइट रेफरेंस से कितनी है देखो जरा, 6 मीटर है। ए पॉइंट की वर्टिकल हाइट फ्रॉम द रेफरेंस, ये रेफरेंस है ना, रेफरेंस से ए पॉइंट कहां पर दिखाई दे रहा है, 6 मीटर पे है ना। सो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 6 मीटर हो गई। कितनी होगी वैल्यू, 6 मीटर हो गई। अब ये बताओ जरा, ए पॉइंट पे प्रेशर हेड बताओ, 4 है। ए पॉइंट पे प्रेशर हेड कितना होगा, 4 है। कैसे पता लगेगा, सिंपल। अब ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना कि जब मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ए पॉइंट है आपका एंट्री साइड पे, ए पॉइंट एंट्री साइड पर है, तो आपको एंट्री साइड वाला ही वाटर लेवल देखना है। ऐसा नहीं कि मैं ए पॉइंट पर हूं और मैं एग्जिट साइड वाला वाटर लेवल देख रहा हूं, तो गलत हो जाएगा। अगर हम ए पॉइंट पर हैं तो हमने एंट्री पॉइंट, अगर हम एंट्री पॉइंट पर है, ए एंट्री पॉइंट है आपका, तो मुझे एंट्री साइड पर जो वाटर लेवल है उसी को देखना है। तो मैं ए पॉइंट पे एंट्री पे हूँ, एंट्री पे वाटर लेवल कहाँ है, ये है वाटर लेवल एंट्री पे। तो कितना ऊपर है बेसिकली, यहाँ पे पीजोमीटर लगाओगे तो कितनी ऊपर तक जाएगा, 4 मीटर ऊपर तक जाएगा ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको। चलिए कितनी वैल्यू आ गई प्रेशर हेड की इस पॉइंट पे, 4 आ गई वैल्यू। द वैल्यू इज व्हाट, 4 वैल्यू आ गई निकल के। अब टोटल हेड बता दो कितना होगा, टोटल हेड कितना होगा, सिंपल 10 हो जाएगा, 10 मीटर हो गया। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। सो द टोटल हेड विल बी इक्वल टू व्हाट, 10 मीटर हो गया आपके पास में टोटल हेड। अब ये चीज तो हमने कल भी ऑब्जर्व करी थी, ये सेम चीज कल भी ऑब्जर्व करी थी। ये बताओ पॉइंट ए, पॉइंट डी से पॉइंट ए तक आने पे कोई हेड लॉस हुआ क्या, पॉइंट डी से पॉइंट ए तक आने में कोई हेड लॉस हुआ, नहीं, कोई हेड लॉस नहीं हुआ। देखो डी पर भी टोटल हेड कितना है, 10 मीटर है, ए पर भी हेड लॉस कितना है, 10 मीटर है। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे तो पूरा वाटर ही वाटर है ना, तो वाटर वाटर है, तो वहां पे कहाँ हेड लॉस होगा, वाटर हेड लॉस तो तब होगा जब वाटर सॉइल के अंदर एंटर करेगा। यहाँ पे हेड लॉस होगा इस वाले पार्ट में, ए बी के बीच में हेड लॉस होगा, इससे ऊपर कोई हेड का लॉस नहीं हो रहा। सिंस देयर आर नो सॉलिड पार्टिकल, तो कोई फ्रिक्शन भी उसको नहीं डेवलप, कोई वहां पे फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो उसको अपनी एनर्जी भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो इसलिए कोई किस तरह का हेड लॉस नहीं हुआ। अब हम आते हैं किससे, बी पॉइंट पे आते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव करो किससे, बी पॉइंट की तरफ। अब बी पॉइंट पे बताओ जरा कितना होगा, बी पॉइंट पे डेटा हेड बताओ, 2 मीटर होगा, सिंपल, यस। रेफरेंस से इस पॉइंट की हाइट देखो कितनी है, रेफरेंस से इस पॉइंट की हाइट है 2 मीटर। तो कितना हो गया, बी पॉइंट पे 2 मीटर हो गया, बी पॉइंट पे 2 मीटर हो गया, बी पॉइंट पे 2 मीटर हो गया है ना, बी पॉइंट पे 2 मीटर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बताओ जरा, यहाँ पे नेक्स्ट बताओ बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे बताओ आप प्रेशर हेड की वैल्यू। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ बी पॉइंट पे बताओ किसकी वैल्यू, प्रेशर हेड की वैल्यू बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रेशर हेड एट द पॉइंट बी, -2। क्या वैल्यू आ रही है, -2 आ रही है, देखो जरा। ये क्या है बेसिकली, एक तरह से रेफरेंस। एक सेकंड, डेटम हेड आपने कितना बताया इस पॉइंट पे, डेटम हेड आपके पास में 2। अब देखो ना जरा, इस पॉइंट पे जो पीजोमीटर है, इस पॉइंट पे जरा पीजोमीटर लगाओगे तो बेसिकली वाटर लेवल आपका कहाँ है, नीचे है। वाटर लेवल कहाँ पे है, उस पॉइंट से बेसिकली नीचे है। वाटर लेवल कहाँ पर है, नीचे है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, -2 होगी क्या, बोलो ये होगी -2। नहीं, अगर एग्जिट साइड पे देखना है तो एग्जिट साइड वाले देखेंगे, ये एग्जिट साइड पे है तो एग्जिट साइड वाले वाटर लेवल देखना है।
अगर एंट्री साइड पे है तो एंट्री साइड वाला ही वाटर लेवल देखना है हमने। सो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में निकल के, दिस इज -2, ये -2 हो गई, ये -2 हो गई। तो टोटल हेड कितना आ रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, टोटल हेड आ रहा है आपके पास में 0 विल बी दी टोटल हेड। ये टोटल हेड आ गया आपके पास में कितना, 0 आ गया आपके पास में, टोटल हेड आ गया 0, 0 आ गया आपके पास में टोटल हेड। चलिए, तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया एंड सी पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, ई पॉइंट के बारे में। ई पॉइंट के बारे में डिस्कस करें, ई पॉइंट के बारे में डिस्कस करें। ई पॉइंट पे बताओ डेटम हेड कितना है, ई पर डेटम कितना है, 0 है। ई पे डेटम कितना है, 0 है। डेटम क्यों है 0, क्योंकि बेसिकली इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो है रेफरेंस आपका, जो रेफरेंस हमने माना हुआ है वो इसी पॉइंट पे तो माना हुआ है ई पे। सो कितना हो गया, 0 हो गया। प्रेशर हेड 0, प्रेशर हेड कितना होगा, 0 होगा। ई पॉइंट पे देखो ना, ई पॉइंट पे ई पर 0 हो गया, टोटल हेड कितना हो गया, 0 हो गया। टोटल हेड कितना हो गया आपके पास में, 0 हो चुका। चलिए, टोटल हेड कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। टोटल हेड हो गया आपके पास में 0। अब नेक्स्ट आता है आपके पास में क्या, ये सी पॉइंट आता है, इंटरमीडिएट पॉइंट। अब इंटरमीडिएट पॉइंट के बारे में आपको कल बताया था कि इंटरमीडिएट पॉइंट पे कैसे पता करेंगे वैल्यूज को। इंटरमीडिएट पॉइंट पे कैसे वैल्यू को पता करनी है, उसके लिए किसका यूज करोगे, यूज करोगे आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को यूज करना पड़ेगा इंटरमीडिएट पॉइंट पे वैल्यू को बताने के लिए। सबसे पहले तो ये देखो जरा यहाँ पे, अच्छा सी पॉइंट पे हम डेटा मैट तो बता ही सकते हैं, सी पॉइंट पे डेटा मैट बता सकते हैं, कितना होगा सी पॉइंट पे डेटा मैट, 3 मीटर है, सिंपल। यस, कितना है डेटा मैट आपके पास में, रेफरेंस से ऊपर कितना है, 3 मीटर ऊपर है। सो 3 आ गया इस पॉइंट पे डेटा मैट, डेटा मैट आ गया इस पॉइंट पे कितना, 3 आ गया। चलिए, अब हमें क्या पता करना पड़ेगा, हमें नहीं पता कि भाई कितना हेड का लॉस हुआ इस पर्टिकुलर सी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते, ये चीज हमने नहीं पता है कि सी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते कितना हेड का लॉस हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता करना पड़ेगा कि पर यूनिट हेड लॉस कितना हो रहा है सॉइल में। और ये चीज हमने कौन बताएगा, ये चीज बताएगा आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इंटरमीडिएट पॉइंट की ये कहानी थी। सो नेक्स्ट क्या पता करो इसमें, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। देखो जरा, अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अगर लिखेंगे तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा बेसिकली आपके पास में, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना होगा आपके पास में, हेड लॉस, हेड लॉस बिटवीन, कितना हेड लॉस हुआ इस सॉइल मास में, हेड लॉस बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट, कितना है आपके पास में, डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ कितनी वैल्यू आ रही है बताओ, हेड लॉस कितना हुआ यहाँ पे। तो हेड लॉस हुआ, एंट्री पॉइंट कौन सा था, ए हमारा एंट्री पॉइंट था और बी था एग्जिट पॉइंट। तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है क्या, हेड लॉस कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, सिंपल। टोटल हेड एट द पॉइंट ए माइनस टोटल हेड एट द पॉइंट बी, 10 निकल कर आ रही है वैल्यू, 10 आ रही है ना। सो वैल्यू कितनी हो जाएगी हेड लॉस की, दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस 0। और ये हेड लॉस कितनी लेंथ में हुआ है, कि लेंथ कितनी लेंथ है, देखो जरा 2 से 6, ये पर्टिकुलर लेंथ है ना, जिस लेंथ में ये हेड का लॉस हुआ है, इस लेंथ में हुआ है ये वाले हेड का लॉस 4 मीटर में। तो 4 मीटर में ये हेड का लॉस हुआ है आपके पास में, ये 4 मीटर में हेड लॉस हुआ है। तो अगर ये हेड लॉस 4 मीटर में हो रखा है, इसका मतलब ये है क्या, डिवाइडेड बाय 4। सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 2.5 आ गई वैल्यू निकल के। सो द वैल्यू विल बी 2.5, 2.5 आपके पास में वैल्यू आ गई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की। सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2.5 आ गई, 2.5 आ गई, है ना। सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ गया आपके पास में 2.5 आ गया, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इस सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे टोटल हेड कितना अवेलेबल है, सी पॉइंट पे टोटल हेड कितना अवेलेबल है, कैसे निकालेंगे। ए का हमें टोटल हेड पता है, ए पॉइंट का हमने टोटल हेड पता है, ए पॉइंट का टोटल हेड कितना था हमारे पास में, ए पॉइंट का टोटल हेड था आपके पास में 10 मीटर, है ना, 10 मीटर था। तो 10 मीटर था। अब मैं अगर बेसिकली इस पॉइंट की बात करूंगा सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे जो टोटल हेड मिलेगा वो ए के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, कम मिलेगा, ऑब्वियसली कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री हुई है तो बेसिकली हेड का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बी पॉइंट के कंपैरिजन में बात करूं तो बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा या कम होगा, बी के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, बी के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। तो अगर हम ए साइड के हेल्प से कैलकुलेट करना चाहें तो ए में से, ए के टोटल हेड में से, ए के टोटल हेड में से इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो हेड लॉस हुआ, देखो जरा ए पॉइंट पे आपको टोटल हेड पता है कितना है, इस पर्टिकुलर लेंथ सी पॉइंट तक आते आते कुछ ना कुछ हेड का लॉस हुआ है। तो अगर मैं ए पॉइंट कंसिडर करके चलूं और ए के रेस्पेक्ट में मैं इस सी की वैल्यू को निकालूंगा, तो मुझे इस वाले हेड को, ये जो यहाँ पे हेड लॉस हुआ है इस वाली लेंथ में, इसको माइनस करना पड़ेगा ए में से या प्लस करना पड़ेगा, माइनस करोगे सिंपल, माइनस करोगे सिंपल, माइनस करेंगे, है ना, माइनस करेंगे। लेकिन अगर मैं बी के रेफरेंस लेके निकालूंगा तो इस लेंथ में जो हेड का लॉस हुआ है
इसको प्लस करोगे या माइनस करोगे? इसको प्लस कर दोगे, इसको प्लस कर लोगे, जो सिंपल सी ये कहानी है ना। ये करना है जस्ट, तो हम क्या करना है हमने, करो जरा इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट क्या होगा आपके पास। सो टोटल हेड लॉस कितना हो गया आपके पास में, 10 आ गया। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी आपने निकाल दिया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल दिया। नाउ टोटल हेड एट सी पॉइंट, टोटल हेड एट द सी पॉइंट कितना होगा, टोटल हेड एट द एंट्री माइनस आई इंटू लेंथ, इंटू जेड, जेड मतलब लेंथ एक तरह से ना, कितनी लेंथ में बात कर रहे हैं। तो लिख लो जरा इसको, टोटल हेड कितना है आपके पास में, एंट्री पे 10 है, माइनस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना है 2.5 है, 2.5 है, और ये ए से सी तक की कितनी लेंथ है, ए से सी तक लेंथ कितनी है, 3 मीटर है ना। ए से सी तक लेंथ कितनी है, 3 मीटर है, तो 3 मीटर में कितना लॉस होगा, इंटू 3, वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आएगी आपके पास में 3 पॉइंट, कितनी वैल्यू आ रही है 2.5, 2.5 वैल्यू आ रही है आपके पास में निकल के। तो द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 2.5 मीटर, 2.5 मीटर वैल्यू आपके पास में निकल कर आ रही है। सो वैल्यू आ रही है आपके पास में कितनी, 2.5 मीटर वैल्यू निकल कर आ रही है, 2.5, 2.5। अभी एक और चीज देखो जरा, ए से सी की तरफ आए तो वैल्यू आई 2.5, माइनस करके निकाल दिया हमने। बी पॉइंट से जरा कैलकुलेट करो, बी पॉइंट पे टोटल हेड कितना है, बी पॉइंट पे टोटल हेड कितना है, बी पे टोटल हेड है आपके पास 0, बी पर टोटल हेड 0 है। अगर बी पर टोटल हेड है 0, तो मैं अगर बी के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो बी को कंसीडर करके सी पे टोटल हेड कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है 0 प्लस 2.5, सेम ही तो आ रही है वैल्यू भाई। यहाँ पर 0 है, देखो बी के रेस्पेक्ट में अगर लेके चलेंगे तो बी पॉइंट पे कितना है आपके पास में, बी पॉइंट पर 0 है, बी पॉइंट पर 0 है, तो सी पॉइंट पे बी के कंपैरिजन में ज्यादा होगी वैल्यू, सी पर बी के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, और कितनी ज्यादा होगी, इस पार्ट में जो हेड का लॉस हुआ था वो, इसको ऐड कर लो। सो कितना हेड का लॉस हुआ था इस 1 मीटर में, ये डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है आपका, 1 मीटर ही तो आ रहा है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, 1 मीटर में कितना हेड का लॉस हुआ था, 1 मीटर में कितना हेड लॉस हुआ था 2.5 ना, 2.5 हेड लॉस हुआ, तो 0 प्लस 2.5, 0 प्लस 2.5 कितना आ रहा है, 2.5 ही तो निकल कर आ रहा है। तो दोनों साइड से देख लो, आंसर सेम ही तो आ रहा है आपके पास में। बोलो जरा कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये क्लियर हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, कैसे कैलकुलेशन करनी है। ये आया समझ में कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट। तो यहाँ पर टोटल हेड कितना है 2.5 है, यहाँ पे टोटल हेड 2.5 है। प्रेशर हेड बताओ कितना होगा, प्रेशर हेड, प्रेशर हेड कितना होगा इस पॉइंट पे, -0.5, यस -0.5 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, टोटल हेड कितना होता है इज इक्वल टू डेटम प्लस प्रेशर होता है, टोटल हेड कितना है यहाँ पे 2.5 है, इज इक्वल टू डेटम हेड था यहाँ पे कितना, डेटम हेड था 3 प्लस प्रेशर हेड, सो प्रेशर हेड आ जाएगा आपके पास में कितना -0.5, -0.5, ये वैल्यू आ गई आपके पास में, ये वैल्यूज है। बताओ ये क्वेश्चन आया समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास यहाँ से, इस पार्ट से। अब देखो कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन और भी करेंगे इस तरह के, 2-3 क्वेश्चन और करने हैं इसी तरह की, जैसे प्रैक्टिस हो जाए पूरी, प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और करने हैं। अच्छा इसी का एक और सेकंड पार्ट करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्लियर है सबको। चलिए इसी का एक और पार्ट करो जरा अपना, साइड नेक्स्ट पेज की स्लाइड, ये था नेक्स्ट पेज पे, कहाँ चला गया, अच्छा ये है। एक और इसी का पार्ट करो जरा, इसी सेम क्वेश्चन का पार्ट है नेक्स्ट पार्ट, इसी सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है फाइंड सुपरफिशियल वेलोसिटी। ऑफलाइन क्लास भी है, तो 1 घंटा लग जाता है आने में घर से पूरा, हो गया। अच्छा 2 मिनट का बचा हुआ है जस्ट ना, 2 मिनट का बचा हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कर लो एक बार, खत्म हो जाएगा फिर ये, जस्ट 2 मिनट का पार्ट है,
ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है बस। सुपरफिशियल वेलोसिटी बता दो कितनी होगी, सुपरफिशियल वेलोसिटी, सुपरफिशियल वेलोसिटी बताओ, बस 2 मिनट लगेंगे, जस्ट कर दो इसको एक मिनट सॉल्व। सुपरफिशियल वेलोसिटी 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो सुपरफिशियल वेलोसिटी क्या होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी, सुपरफिशियल वेलोसिटी, फिक्सिशियस वेलोसिटी, कुछ भी बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। डार्सी लॉ ने बताया था ना इसके लिए कैसे कैलकुलेशन करनी है। डार्सी लॉ में आपने यही तो देखा था, v इज इक्वल टू के इंटू आई होता था, v इज इक्वल टू के इंटू आई। ये जो वेलोसिटी होती थी इसको डिस्चार्ज वेलोसिटी भी कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं, फिक्सिशियस वेलोसिटी भी कहते हैं, कुछ भी बोल दो। परमिबिलिटी आपको पता है कितनी है, परमिबिलिटी 0.1 दे रखी है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपने कैलकुलेट कर लिया कितना है, 2.5 है, 2.5 है, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0. सेंटीमीटर पर सेकंड आ गई वैल्यू। बताओ आ रही है 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब जस्ट इसमें जल्दी जल्दी एक बार सीपेज वेलोसिटी और बताओ, इसी सेम क्वेश्चन में सीपेज वेलोसिटी बता दो, सीपेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0.75 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.75, ठीक बिल्कुल 0.75 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी ना सीपेज वेलोसिटी। अब रिलेशन हमने पता ही है क्या होता है, सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी होता है। ये रिलेशन हमने प्रूव करा था, ये प्रूव करा था। पोरोसिटी तुम्हें दे रखी है, सीपेज वेलोसिटी निकाला तुमने 0.25, पोरोसिटी कितना है 0.33 है, तो कितना आ रहा है 0.75 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.7575 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर आ रहा है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है, इसमें किसी तरह की कोई क्वेश्चन में, क्लियर है। अभी इसी सेम तरह के 2-3 क्वेश्चन और करेंगे प्रैक्टिस के लिए, जस्ट कल कल करते हैं आगे ना, चलो फिर कल करते हैं आगे कंटिन्यू, आगे कल करते हैं।